स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू दिस चैनल। आज हम मध्यकालीन भारतीय चित्रकला का जो लेसन फर्स्ट है, दक्षिणी चित्रशैली, उसका अगला पार्ट 2 स्टडी करेंगे। तो आप इसके कंटेंट को अच्छे से समझने की कोशिश करें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। बहमनी सल्तनत। जैसा कि हमने इससे पहले पार्ट में पढ़ा था कि दक्षिण भारत के दो शक्तिशाली साम्राज्य हुए थे, विजयनगर साम्राज्य और दूसरा था बहमनी सल्तनत। क्योंकि पूर्व में विजयनगर साम्राज्य शक्तिशाली था, लेकिन 1347 ईस्वी में बहमनी सल्तनत की स्थापना के बाद बहमनी शासक मजबूती के साथ उभरे और उन्होंने विजयनगर साम्राज्य को परास्त कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद ही बहमनी सल्तनत के विभिन्न शासकों के बीच में सत्ता लोलुपता के लालच के कारण विवाद हो गया और यह बहुत बड़ा साम्राज्य जो था वो अलग अलग 5 भागों में विभाजित हो गया, जिसमें अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीरार और बीदर। इसी के बारे में आज हम आगे पढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, बहमनी सल्तनत। जैसा कि आपको बता दिया था कि बहमनी सल्तनत की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में की थी। 15वीं शताब्दी में इस सल्तनत ने विजयनगर साम्राज्य को परास्त कर दिया। तब तक इससे पहले दोनों साम्राज्य अपने अपने स्थान पर साम्राज्य विस्तार का कार्य कर रहे थे, लेकिन 15वीं शताब्दी के आते आते बहमनी सल्तनत ने विजयनगर साम्राज्य को परास्त कर दिया, हरा दिया। इसके बाद में ये सल्तनत 5 भागों में विभाजित हो गई। इसके 5 भाग जैसा कि आपको पहले भी बता दिया गया है, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीरार और बीदर। हमें ये याद रखना कि ये जो बीरार है, ये बीरार, इस बीरार पर अहमदनगर का अधिकार हो गया। इसी तरह से बीजापुर जो है, इस बीजापुर का बीदर पर अधिकार हो गया। इस प्रकार से अंतिम रूप से कालांतर में 3 राज्य ही अस्तित्व में रहे, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। तो हम यहाँ पर अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा के संस्थापक, वहाँ पर कला शैली में क्या विकास हुआ, क्या प्रमुख चित्र रहे और उन कला शैली की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इन साम्राज्यों के जो संस्थापक थे उनके बारे में। अहमदनगर साम्राज्य का जो संस्थापक था वो था सुल्तान हुसैन निजाम शाही। तो आपको अहमदनगर के इस संस्थापक का नाम याद रखना, सुल्तान हुसैन निजाम शाही, यानी हुसैन निजाम शाही इसका शासक था। इसके बाद बनने वाले शासकों में मुर्तजा, जो कि इसी का पुत्र था, और उसके बाद उसका अगला जो शासक था बुरहान नाम का, जो कि उसका चचेरा भाई था। बीजापुर के शासकों की बात करें तो बीजापुर का जो संस्थापक था वो सुल्तान इस्माइल आदिल शाह था, यानी आदिल शाही शासकों की जो सल्तनत थी वो थी बीजापुर, और निजाम शाही शासकों की जो सल्तनत थी वो थी अहमदनगर। बीजापुर का सुल्तान इस्माइल आदिल शाह ने बीजापुर की स्थापना की। इसके बाद जो प्रमुख शासकों में नाम आते हैं वो अली आदिल शाह प्रथम, और अली आदिल शाह प्रथम की ही पत्नी, जो कि एक बहुत विदुषी और चित्रकर्त्री थी, जिसका नाम था चांद सुल्ताना। इतिहास में चांद सुल्ताना का नाम भी बहुत ही प्रसिद्ध है। गोलकुंडा की बात करें तो गोलकुंडा जो साम्राज्य था, सल्तनत थी, इसका शासक था सुल्तान इब्राहिम कुतुब शाह, यानी गोलकुंडा के शासक कौन थे? कुतुब शाही शासक थे। इसी प्रकार बीजापुर के शासक थे आदिल शाही और अहमदनगर के शासक थे निजाम शाही। गोलकुंडा के शासक सुल्तान इब्राहिम कुतुब शाह, जो कि मूलतः ईरानी राजवंश से ताल्लुक रखता था, और इन शासकों का, कुतुब शाही शासकों का ईरान से काफ़ी अच्छे मधुर संबंध थे। और कालांतर में इस गोलकुंडा की जो राजधानी है वो हैदराबाद हो गई। ये रियासत बहुत ही धनवान थी
और यहाँ पर ये रियासत यानी गोलकुंडा जो नामक रियासत है, सल्तनत है, वो हीरों के लिए भी ख्याति प्राप्त है, यानी हीरों का उत्पादन या यहाँ हीरे जो प्राप्त होते थे इसके लिए भी इसे जाना पहचाना जाता है। तो हमें संस्थापकों का ध्यान रखना है कि अहमदनगर की स्थापना किसने की? सुल्तान हुसैन, सुल्तान तो आगे नाम लगाते हैं राजा का, हुसैन निजाम शाही, यानी अहमदनगर के निजाम शाही थे। इसी तरह बीजापुर के इस्माइल आदिल शाह, यानी कि बीजापुर के शासक आदिल शाही थे। इसी तरह गोलकुंडा का शासक था सुल्तान इब्राहिम कुतुब शाह, यानी कुतुब शाही शासकों का जो सल्तनत था वो गोलकुंडा, आदिल शाही शासकों का था बीजापुर और निजाम शाही शासकों का था अहमदनगर। अब इनके सल्तनत में कौन कौन से ग्रंथ चित्रित हुए उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अहमदनगर से संबंधित ग्रंथ का नाम है तारीख हुसैन शाही। तारीख हुसैन शाही ग्रंथ की विशेषता भी साथ में पढ़ लेते। मुर्तजा जो कि हुसैन निजाम शाही का पुत्र था, उसने अपने पिता की प्रशंसा में ये ग्रंथ चित्रित करवाया था। कौन सा ग्रंथ चित्रित करवाया था? तारीख हुसैन शाही। कहा जाता है कि इस ग्रंथ पर मालवा के नियमतनामा, यानी मालवा में जो नियमतनामा एक ग्रंथ रचित हुआ था उसी का इस पर प्रभाव था। निजाम शाही के विवाह, यानी अपने पिता के विवाह के दृश्यों में नारी आतियों की मनोरम और भावपूर्ण चित्रांकन भी मिलता है, यानी कि इस चित्र में अपने पिता की प्रशंसा में ये चित्र बनवाया था और इसमें उनके विवाह के दृश्यों को और विवाह के दृश्यों में विशेष रूप से नारी सौंदर्य का वर्णन या चित्रण अच्छा सा इसमें मिलता है। इसी प्रकार हम बात करते हैं बीजापुर की। तो बीजापुर में जो चित्रित ग्रंथ है उसका नाम है नुजुम अल उलूम। ये नुजुम अल उलूम जो कि अली आदिल शाह प्रथम थे, उनकी पत्नी थी चांद सुल्ताना। अली आदिल शाह प्रथम की पत्नी चांद सुल्ताना ने अपने काल में इस ग्रंथ की रचना करवाई जिसका नाम है नुजुम अल उलूम। और ये जो ग्रंथ है वो खगोल विद्या पर आधारित है। खगोल विद्या का मतलब है आकाशीय पिंड, आकाशीय ग्रह, उनके नक्षत्र पर आधारित विद्या पर यह ग्रंथ था। चांद सुल्ताना द्वारा खगोल विद्या पर आधारित चित्रित ग्रंथ है। कौन सा? नुजुम अल उलूम। और गोलकुंडा के शासकों का जो ग्रंथ है, चित्रित ग्रंथ, वो है तुजुक आशफी। ये ठीक उसी प्रकार जैसे मुगल शासकों में भी ग्रंथ ऐसे इसी टाइटल से लिखे गए थे, तुजुक बाबरी, तुजुक जहांगीरी। इसी तरह से ये जो ग्रंथ था इसका नाम था तुजुक आशफी। ये गोलकुंडा का उल्लेखनीय चित्रित ग्रंथ है। इसके बारे में हमें हमारे पाठ्यक्रम में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन हमें इस ग्रंथ का नाम याद रखना जरूरी है। तो चित्रित ग्रंथों में वापस रिपीट कर लेते हैं। अहमदनगर का तारीख हुसैन शाही, जो कि वहाँ के शासक मुर्तजा ने अपने पिता हुसैन निजाम शाह के प्रशंसा में ये ग्रंथ चित्रित करवाया था, जिस पर मालवा के नियमतनामा का प्रभाव है। बीजापुर का नुजुम अल उलूम, ये बीजापुर के शासक अली आदिल शाह प्रथम की विदुषी और चित्रकृति पत्नी चांद सुल्ताना ने चित्रित करवाया था, जो विशेष रूप से कौन सी विद्या पर आधारित था? खगोल विद्या पर। और गोलकुंडा का जो है तुजुक आशफी नामक जो है उल्लेखनीय चित्र चित्रित हुआ था। अब इसमें आपसे परीक्षा में यह भी पूछा जाता है कि इस साम्राज्य या सल्तनत के प्रमुख चित्र कौन से थे। आपसे पूछा जाता है कि अहमदनगर साम्राज्य का प्रमुख चित्र कौन सा है? तो रागमाला चित्रावली इस काल में, यानी इनके सल्तनत में, अहमदनगर के राजाओं के काल में रागमाला चित्रावली चित्रित होती, जिसके अंदर एक राग हिंडोल नाम का चित्र है, वो आपको याद रखना है। रागमाला चित्रावली में कौन सा चित्र बना हुआ? राग हिंडोल। ये प्रमुख चित्र है किसका? अहमदनगर का। इसी प्रकार बीजापुर में सघन वन में स्त्री, हाथियों की लड़ाई और चांद बीबी का पोलो खेलते हुए चित्र भी मिलता है। ये बीजापुर सल्तनत या बीजापुर शैली का आपसे चित्र पूछे तो आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। सघन वन में स्त्री, हाथियों की लड़ाई, चांद बीबी का पोलो खेलते हुए। आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है चांद बीबी का पोलो खेलते हुए चित्र किस शैली का है? तो हम कहेंगे बीजापुर शैली का है। इसी तरह गोलकुंडा की बात करें तो गोलकुंडा में कौन सा चित्र प्रसिद्ध है? मैना और स्त्री। मैना और स्त्री, इसके बारे में आपको ये भी याद रखना, डबलिन के चेस्टर बेरी संग्रहालय में ये आज भी सुरक्षित है, संरक्षित है। कौन सा चित्र? मैना और स्त्री। यानी
मैना और स्त्री नामक चित्र किस शैली या किस सल्तनत से ताल्लुक रखता? गोलकुंडा से। सघन वन में स्त्री, हाथियों की लड़ाई, चांद बीबी का पोलो खेलते हुए किस शैली का है? बीजापुर शैली का। राग हिंडोल किस शैली का? अहमदनगर शैली का। अब हम कुछ शैलीगत विशेषताओं का भी अध्ययन कर लें कि किस शैली की क्या विशेषताएं थी, तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो शैलीगत विशेषताएं यानी अहमदनगर की जो शैली थी उसमें सुंदर नारी चित्र मिलता, जैसा कि हमने पढ़ा है कि मुर्तजा ने अपने पिता हुसैन निजाम शाही की प्रशंसा में जो ग्रंथ चित्रित करवाया तारीख हुसैन शाही, उसमें किसका चित्रण है? नारी चित्र है, सुंदर नारी चित्रण। लेकिन उत्तर भारत में जिस प्रकार की वेशभूषा प्रचलित थी वो उत्तर भारतीय वेशभूषा में चित्रित है। ऊंचा गोलाकार क्षितिज यानी ललाट जो है वो ऊंचा गोलाकार है। मुगलिया प्रभाव के कारण यानी मुगल शैली के प्रभाव के कारण चित्रों में रंग कैसे आ गए? चमकदार रंग। और सुनहरी आसमान, आसमान जो है वो सुनहरा दर्शाया गया। प्रकृति को अलंकृत यानी सजावटी दर्शाया है। तो ये किसका है? अहमदनगर का, कि वहाँ की जो शैलीगत विशेषताएं उसमें नारी का चित्रण बहुत ही सुंदर है। वेशभूषा में उत्तर भारतीय वेशभूषा है। ऊंचा गोलाकार क्षितिज है। मुगलिया प्रभाव के कारण इसमें रंगों में चमकदार रंगों का प्रयोग किया गया। आसमान को सुनहरा और प्रकृति को अलंकृत और सजावटी बताया। दूसरा जो बीजापुर का आता है, बीजापुर शैली जो है, बीजापुर शैली की शैलीगत विशेषताएं, इसमें जहांगीर कालीन मुगल कला का प्रभाव मिलता है। कौन सी कला का प्रभाव? जहांगीर कालीन मुगल कला का प्रभाव। इसमें जो आकृतियों के चेहरे हैं वो चमकदार है और पृष्ठभूमि साधारण है, साधारण पृष्ठभूमि है, लेकिन उसमें हरा भरा रंग भरा हुआ है। यानी पृष्ठभूमि हरी भरी लेकिन साधारण है, ज़्यादा चटक पटक नहीं है। तो आपको बीजापुर शैली की विशेषताओं में याद रखना कि बीजापुर शैली में किसका प्रभाव दिखाई देता है? जहांगीर कालीन मुगल कला का, जिसमें चेहरे चमकदार है और पृष्ठभूमि साधारण परंतु हरी भरी तान वाली है। अब हम गोलकुंडा की बात करें तो गोलकुंडा में जो शासक थे वो हमने पढ़ा है कि मूलतः ईरानी राजवंश थे और ईरान से इनके अच्छे संबंध थे। इसी कारण से इस शैली में ईरानी प्रभाव स्पष्ट झलकता है, दिखाई देता है। नारी चित्रण सौंदर्य प्रदान है, नारी को भी बिल्कुल सुंदरता के साथ चित्रित किया है। इसमें विशेष खास बातें जैसे दरबारी दृश्य, मुखातियों, उमराव और राग रागिनियों का सुंदर चित्रण भी इस शैली में मिलता है। तो इस प्रकार से आपको ये 3 पार्ट याद रखने, बहमनी सल्तनत के अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। इनके संस्थापक याद रखने हैं कि बीजापुर के संस्थापक कौन थे? हुसैन निजाम शाही, अहमदनगर के संस्थापक कौन थे? हुसैन निजाम शाही, बीजापुर के इस्माइल आदिल शाह और गोलकुंडा के इब्राहिम कुतुब शाह। ग्रंथों की बात करें तो अहमदनगर का तारीख हुसैन शाही, बीजापुर को नुजुम अल उलूम और गोलकुंडा का है तुजुक आशफी। और ग्रंथों की विशेषताएं आपको बता दी कि तारीख हुसैन शाही है वो मुर्तजा ने अपने पिता की प्रशंसा में चित्रित करवाया था और इसमें मालवा के नियमतनामा का प्रभाव है और उनके विवाह के दृश्यों में सुंदर नारी आकृतियों का चित्रण भी मिलता है। नुजुम अल उलूम जो कि खगोल विद्या पर आधारित है, जिसे चांद सुल्ताना ने चित्रित करवाया था। प्रमुख चित्रों में अहमदनगर का संबंधित चित्र है वो है राग हिंडोल। बीजापुर में आपको सघन वन में स्त्री, हाथियों की लड़ाई और चांद बीबी का पोलो खेलते हुए चित्र याद रखना। इसी तरह से गोलकुंडा का मैना और स्त्री जो कि डबलिन के चेस्टरबरी म्यूजियम में सुरक्षित है। शैलीगत विशेषताओं में अहमदनगर में सुंदर नारी का चित्रण है। उत्तर भारतीय वेशभूषा, ऊंचा गोलाकार क्षितिज, मुगलिया प्रभाव के कारण चेहरे चमकदार रंगों का प्रयोग हुआ और सुनहरी आसमान अलंकृत प्रकृति को काम में लिया है। इसी तरह से हम बीजापुर की शैली की विशेषता करें तो इसमें जहांगीर कालीन मुगल कला का प्रभाव पड़ा, इसी कारण इसमें चेहरे चमकदार, साधारण पृष्ठभूमि लेकिन हरी भरी। और जो गोलकुंडा है इसमें चूंकि शासक ईरानी शासक थे इसलिए इस शैली पर ईरानी प्रभाव पड़ा और नारी चित्रण बहुत ही सुंदर मिलता है। इसके साथ ही साथ दरबारी दृश्य, मुखातियों, उमराव और राग रागिनियों का सुंदर चित्रण भी इस शैली में मिलता है। तो मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अगले टॉपिक के साथ हम आपके साथ शीघ्र होंगे, तब तक के लिए